Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulil Kareem. Dear students, today we are going to learn the next topics of our chapter Chemical Equilibrium, that are law of mass action, equilibrium constant, and its units. The first topic is law of mass action. Uh, law of mass action was proposed by C.M. Goldberg and P. Wage in 1864. Basically, chemists generally express the composition of equilibrium mixture in terms of numerical values. These values relate the amount of products or to reactants at equilibrium. These values can be determined by using a relationship known as the law of mass action. केमिस्ट जब इक्विलिब्रियम रिएक्शन इक्विलिब्रियम मिक्सचर को स्टडी करते हैं तो उसको कोई फिजिकली या उस वजन करके या उसका वॉल्यूम चेक करके या कोई और पैरामीटर्स को पेपर पर या ज़बानी हल नहीं करते बल्कि मैथमेटिकली न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करते हैं, उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। वो न्यूमेरिकल वैल्यू किसके बारे में होती हैं? वो रेशो होती है प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की। उनके प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन का रिलेशन होता है। कैसे होता है, किस किस्म का रिलेशन होता है, वो कैसे रिलेट करते हैं उनकी कंसंट्रेशन को, ये हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन में। आपको इंशाल्लाह काफी डिटेल से समझ आ जाएगी। सो लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है स्टेटमेंट। It states that the rate at which substance reacts is directly proportional to its ectomass, and the rate at which the reaction proceeds is directly proportional to the product of ectomasses of reactants. यानी वो रेट जिससे सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करता है, वो उसके एक्टिव मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्टिव मास क्या है? एक्टिव मास इज बेसिकली द कंसंट्रेशन, द अमाउंट, मिकदार, तादाद ऑफ द रिएक्टेंट। यानी जो रिएक्टेंट हम यूज कर रहे हैं उसका जो अमाउंट या कंसंट्रेशन है उसको हम उसका एक्टिव मास कहते हैं, उसकी यूनिट मोल्स पर डीएम क्यूब है। सो इस लॉ के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में वो रेट जिससे सब्सटेंस रिएक्ट करता है वो उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और दूसरा पार्ट ये है कि वो रेट, वो टाइम जिससे रिएक्शन आगे प्रोसीड होता है, आगे की तरफ फॉरवर्ड होता है या प्रोडक्ट से दोबारा रिवर्स में आता है, यानी प्रोसीड होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस का मल्टीप्लिकेशन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। दोबारा देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। एक्टिव मास मैंने आपको बता दिया कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स को एक्सप्रेस करता है, रिप्रेजेंट करता है एक्टिव मास। उसकी यूनिट मोल्स पर डीएम क्यूब है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसीडर कर लें जिसमें ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट करते हैं बी मोल्स ऑफ बी से, और सी मोल्स ऑफ सी रिएक्ट करते हैं डी मोल्स ऑफ डी। जस्ट हाइपोथेटिकल फर्जी रिएक्शन हम कंसीडर करते हैं। ए कोई सा भी रिएक्टेंट हो सकता है, बी कोई सा भी रिएक्टेंट हो सकता है, सी डी कौन से भी प्रोडक्ट हो सकते हैं। स्मॉल ए स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ मोल्स विच मस्ट बी न्यूमेरिकल वैल्यूज लाइक 2 3 4 5 6 7 एटसेट्रा। सो दोबारा अपने डेफिनेशन पे आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट के मुताबिक वो रेट जिससे रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके एक्टिव मासेस के। यानी इनकी कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ज्यादा होगा तो वो आपस में रिएक्ट भी ज्यादा करेंगे। इनका एक्टिव मास से कंसंट्रेशन कम होगा तो ये आपस में रिएक्ट भी कम करेंगे। नेक्स्ट पार्ट, and the rate at which reaction proceeds is directly proportional to the product of active masses of the reactants। और वो रेट, वो स्पीड, वो रफ्तार जिससे ये रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड होता है, आगे बढ़ता है, आगे फॉरवर्ड होता है, वो इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। यानी इनके मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। रिएक्टेंट्स के
कंसंट्रेशन के मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। यानी इन दोनों का प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो रिएक्शन आगे प्रोसीड ज्यादा करेगा, इन दोनों के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन कम होगा तो रिएक्शन भी आगे प्रोसीड कम करेगा। मैथमेटिकली इस रिएक्शन को दोबारा देख लेते हैं कि ए बी आपस में रिएक्ट करके सी और डी बना लेते हैं। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मैंने आपको बता दिया कि जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन, यानी ब्रैकेट शोज द कंसंट्रेशन, सो कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज्ड टू द पावर इट्स स्मॉलर कंसंट्रेशन। सो ये इनके मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इनका मल्टीप्लिकेशन इनके कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी ज्यादा होगा। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में तब्दील करने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं, दैट कांस्टेंट मस्ट बी दिस कांस्टेंट इज केएफ नोन एज रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी तरह कुछ देर बाद प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि प्रोडक्ट दोबारा आपस में रिएक्ट करके दोबारा रिएक्टेंट्स बनाएंगे। सो प्रोडक्ट्स आर नाउ एक्टिंग एज रिएक्टेंट्स, इन ये प्रोडक्ट दोबारा जब आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट बनाएंगे। सो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, इनके प्रोडक्ट के, इनके मल्टीप्लिकेशन के। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी। प्रोपोर्शनलिटी को इक्विलिब्रिटी कन्वर्ट करने के लिए एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि पिछले लेक्चर में बताया था कि इक्विलिब्रियम स्टेट में दोनों रेट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। वैल्यूज पुट करें, इक्वेशन नंबर 1 लेट्स से इसको कंसीडर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों की इक्वेशन हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। के आर यहाँ पर मल्टीप्लाई है इज इक्वल टू के इस साइड लेफ्ट साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, ए मल्टीप्लाइड बाय बी यहाँ पर के एफ के साथ मल्टीप्लाई है वो इक्वेशन के राइट साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। सो के एफ बाई के आर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। द रेशियो ऑफ के एफ एंड के आर इज नोन एज के सी, यानी के एफ और के सी के रेशियो को हम क्या कहते हैं, के सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो वो किसकी इक्वल होगा, सी डी डिवाइडेड बाई ए और बी। अब इसकी हम डेफिनेशन कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। Basically, the ratio of product of concentration of products to the products of concentration of reactants each raised to the power equal to coefficient in balanced chemical equation। एक एक वर्ड को हम गौर से पढ़ते हैं, यानी ये कैसी बेसिकली रेशो है, इट इज द रेशो, किसके बीच में रेशो है, प्रोडक्ट्स के बीच में और रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के बीच में और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सो द रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यहां तक देख लें, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब ये है, पहले प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, द रेशो ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट, पहला वाला प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। दोबारा देखें, केसी इज द रेशो ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब उसकी पावर में क्या है, ईच रेज टू द पावर इक्वल टू द कोएफिशिएंट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इसका जो कोएफिशिएंट था, जो कंसंट्रेशन था, मैंने कहा था कि न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 5 6 हो सकती है, सो उसको पावर में ऐड कर दें, ईच रेज टू द पावर कर लें, सो ये केसी बन जाएगा। सो दोबारा देखें, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, ईच रेज टू द पावर इक्वल टू कोएफिशिएंट इन केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने सपोज किया था उसका, उसमें जो कोएफिशिएंट है उसको पावर में ले आए, इंडिपेंडेंट ऑफ और द नहीं ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। कैसे बेसिकली इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता बल्कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसकी स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं। ओके, एग्जाम्पल 9.2 देख लें। केसी हमें पता है इक्वेशन कुछ यूं है, फाइंड केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, हमने इसके लिए
केसी फाइंड करना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके मीथेन और वाटर मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। अब इसके लिए मैंने क्या कहा था, केसी में ऊपर प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स यहाँ पर CH4 और H2O है, न्यूमरेटर में लिख लें, डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स लिख लें, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब पावर में इसका कोएफिशिएंट 3 है, सो पावर में कोएफिशिएंट 3 आएगा। बाकी सबके साथ 1 1 है, सो 1 1 हम नहीं लिखते। इसका जस्ट 3 कोएफिशिएंट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, सो इसके पावर में हमने ये कोई इसका कोएफिशिएंट लिखना है। ओके, आपका होम टास्क सेल्फ असेसमेंट 9.2 है, आपने करके मुझे दिखाना है। ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके यूनिट्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने पीछे डिटेल से डिस्कस किया। नेक्स्ट एग्जांपल है कि हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना लेता है। पहले इसके लिए हम Kc लिखेंगे कि ऊपर प्रोडक्ट और उसका कोएफिशिएंट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो कि 2 है, और नीचे रिएक्टेंट्स हाइड्रोजन और आयोडीन। अब इसके लिए Kc की यूनिट फाइंड करने हमने, याद रखें पहले स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर डीएम क्यूब होगी। सो ब्रैकेट के अंदर जो स्पीशी लिखी गई है उसकी जगह उसकी यूनिट लिख दें, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, और स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। सो ये मोल पर डीएम स्क्वायर और नीचे दोनों मोल पर डीएम क्यूब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो इस रिएक्शन के लिए केसी के नो यूनिट्स होंगे, कोई यूनिट नहीं होंगे। तो याद रखें केसी की यूनिट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इस रिएक्शन में केसी की यूनिट्स नहीं है। ओके, दूसरा रिएक्शन देखने के, नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है। पहले उसके लिए Kc लिखें, प्रोडक्ट लिखें, नीचे रिएक्टेंट्स लिखें डिनोमिनेटर में, प्रोडक्ट्स का जो कोएफिशिएंट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में वो पावर में लिखें, रिएक्टेंट्स का जो कोएफिशिएंट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में वो पावर में लिखें, और फिर ब्रैकेट के अंदर मोल पर डीएम क्यूब लिख लें जो कि उसकी यूनिट है, कोएफिशिएंट में पावर्स एज इट इज लिख लें। ये मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर, मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो Kc की यूनिट नहीं, ये सॉरी ये मिस्टेक हो गई है, 1 डिवाइडेड बाई मोल पर डीएम क्यूब इसकी यूनिट है। इस केस में ऊपर 1 बच जाएगा और नीचे मोल पर डीएम क्यूब बच जाएगा। सो इसकी यूनिट क्या होगी, 1 डिवाइडेड बाई मोल पर डीएम क्यूब, यानी मोल पर डीएम क्यूब ये डिनोमिनेटर में होगा, न्यूमरेटर में 1 होगा। सो सिंपल आपको समझाने का मकसद ये था कि Kc की यूनिट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। आपने बाकी एक रिएक्शंस 9.3 सेल्फ असेसमेंट में जो गिवन है वो आपने प्रैक्टिस करने हैं। ओके, अब एक साइड बॉक्स था आपके बुक में कि डू यू नो catalyst is substance which increase the rate of chemical reaction, catalyst reduce the time taken to reach equilibrium but they have no effect on the position of equilibrium। catalyst बेसिकली हम ऐड करते हैं किसी रिएक्शन में, उसका स्पीड बढ़ाने के लिए, उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने के लिए, ताकि वो जल्दी जल्दी इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो जाए, इक्विलिब्रियम स्टेट तक पहुंच जाए। लेट्स से पहले कोई रिएक्शन 1 आवर ले रहा था इक्विलिब्रियम स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए, कैटलिस्ट डालने के बाद वो विद इन फ्यू मिनट्स इक्विलिब्रियम स्टेट उसकी आ जाएगी और रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। पोजीशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम यानी कैटलिस्ट ये डिसाइड नहीं करता कि फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो या रिवर्स रिएक्शन ज्यादा हो, या रिएक्टेंट्स की तरफ इक्विलिब्रियम कन्वर्ट हो जाए या प्रोडक्ट की तरफ इक्विलिब्रियम कन्वर्ट हो जाए, जस्ट रेट इंक्रीज करता है। साइंस टिडबिट्स क्या है कि आपने वाटर को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में नहीं ऐड करना, बल्कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में ऐड करना है। यानी अगर आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बॉटल में लें, उसमें वाटर ऐड करें तो बहुत ज्यादा विग्रस रिएक्शन होता है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज हो जाती है और एसिड ड्रॉपलेट्स हर जगह पे फैल जाते हैं। सो आपने क्या करना है, किसी अगर आपने एसिड को डाइल्यूट करना है, लैब में इंशाल्लाह हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपको मैं दिखाऊंगा। सो आपने पहले वाटर किसी कंटेनर में लेना है, बीकर में लेना है, उसके अंदर डिजायर्ड अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करना है स्लोली। सो ये सेफ्टी टिप है, साइंस टिडबिट्स है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। कोई मसला हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।